तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस एपिसोड में, जहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य पर। पिछली क्लासेज में आपने हमारे साथ में जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ लिया था। उसके बाद में महाजनपद काल और आरंभिक मगध साम्राज्य के बारे में हम पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद में मगध साम्राज्य दोस्तों जब शक्तिशाली हो जाता है तो फिर मौर्य साम्राज्य के रूप में एक बड़ा वंश मगध पर शासन करता है। आज मैं बात करने वाला हूँ मौर्य वंश से जुड़े हुए सभी प्रमुख शासकों के बारे में, उनकी सैन्य व्यवस्था, कर प्रणाली, कला, संस्कृति, सभ्यता, इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मौर्य साम्राज्य से बन सकते हैं, सारी चीज़ों पर मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सोर्सेज पर। तो आज की क्लास के लिए जिस पीडीएफ फाइल पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो है परीक्षा मंथन पब्लिकेशन की पीडीएफ फाइल। इसके अलावा किरण पब्लिकेशन और इंटरनेट की साइट wikipedia.org को मैं यूज करने वाला हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। तो मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य को हमें कहाँ से जानने के लिए मिलता है, उसके स्रोत क्या क्या है। तो मौर्य साम्राज्य के अगर हम स्रोतों के बारे में बात करें तो अर्थशास्त्र जो रचना है ये लिखी गई है कौटिल्य के द्वारा, और इसकी जो भाषा है वो भाषा है संस्कृत, इसमें इसे लिखा गया है। तो साहित्यिक स्रोतों की बात करें अगर हम मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो अर्थशास्त्र की बात आती है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण है और करीब करीब 4000 श्लोक हैं। तो अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 4000 श्लोक है। बात करें इसके अलावा इंडिका की, तो इंडिका को किसके द्वारा लिखा गया है? इसको लिखा गया है मेगस्थनीज के द्वारा, और इसकी लैंग्वेज क्या है? ये है यूनानी। तो जो हमारी अर्थशास्त्र है इसकी लैंग्वेज है संस्कृत, इंडिका लिखी गई है मेगस्थनीज के द्वारा और इसकी लैंग्वेज है यूनानी। अर्थशास्त्र लिखी गई है कौटिल्य के द्वारा, और ये महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं किसको जानने के? मौर्य साम्राज्य को जानने के। अगर हम यूनानी लेखकों में बात करेंगे तो स्ट्राबो, एरियन, प्लूटार्क, प्लिनी, इंडिका के महत्वपूर्ण अंशों के आधार पर इन्होंने अपने ग्रंथों को लिखा हुआ है। इसके अलावा इंडिका के महत्वपूर्ण अंशों की जगह पर एक जगह पर जो एकत्रित इन्हें किया गया है, तो जो सावन बेक है इसने नई इंडिका का संकलन किया हुआ है। तो कुल मिलाकर के आपको दो पुस्तकों के नाम याद रखने हैं, एक आपको याद रखना है इंडिका और दूसरा याद रखना है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा और इसकी भाषा है संस्कृत, जबकि इंडिका को लिखा गया है मेगस्थनीज के द्वारा और इसकी भाषा है यूनानी। ये दो महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के लिए। अब इसके बाद दूसरी नंबर पर जो बात आती है वो आती है बात अभिलेखों की। अगर हम अभिलेखों की बात करेंगे, बात हो रही है मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो अशोक के अभिलेखों की बात चर्चा ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो अशोक के अभिलेखों तथा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, दो अभिलेखीय साक्ष्य हैं जो मौर्य वंश के बारे में हमें बेहतरीन जानकारी देते हैं। उसमें सबसे पहले एक जो मेजर स्रोत है वो है अशोक के अभिलेख, और दूसरे स्थान पर अगर हम बात करेंगे तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। दोस्तों, अभिलेखों के स्थान और उनसे जुड़े हुए शासकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप 2017, 18, 19 ये पेपर उठा करके देख लेंगे आप, यूपी पीसीएस में खास तौर से, या फिर झारखंड पीसीएस, बीपीएससी, या फिर राजस्थान पीसीएस, स्टेट पीसीएस में आप देखेंगे तो जो अभिलेख और अभिलेखी साक्ष्यों से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, उनके शासकों से जो जुड़े हुए प्रश्न हैं, वो स्टेट पीसीएस में कंटिन्यूसली पूछे गए हैं पिछले 3-4 सालों के। अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे तो सबसे पहला जो शासक जिसके बारे में बात आती है, एक महत्वपूर्ण शासक, उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। तो पहले शासक के बारे में हम यहाँ से जानना शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य, और स्वागत है आप सभी का आज के एपिसोड में। तो चंद्रगुप्त मौर्य, इसका शासनकाल रहा है 322 से 298 ईसा पूर्व। तो 322 से 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई अगर हम महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम शासक और संस्थापक था। तो पहला शासक मौर्य वंश का और संस्थापक शासक दोनों कौन है? वो है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। इसी ने स्थापना की और यही पहला महत्वपूर्ण शासक रहा। चंद्रगुप्त के जो पिता थे वो मौर्य वंश के क्षत्रियों के क्या थे? मौर्य वंश के थे और क्षत्रियों के सरदार हुआ करते थे। मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर और ब्राह्मण ग्रंथों में मौर्यों को शूद्र बताया गया है। दोस्तों, मौर्य वंश में जो मौर्य हैं, मौर्यों के ये
किस ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे या फिर वैश्य थे या फिर शूद्र थे, तो किस वर्ण से रिलेटेड थी, इसके बारे में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। अगर आप बात करेंगे मुद्रा राक्षस की, जिसे लिखा हुआ है विशाख दत्त ने, या फिर अगर आप बात करेंगे कथा सरित सागर की, और इन दोनों ग्रंथों में इन्हें क्या किया गया, ये सारे के सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं और इनमें मौर्यों को क्या बताया गया, शूद्र बताया गया है। तो कथा सरित सागर और मुद्रा राक्षस क्या करती है, जो ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं इनमें मौर्यों को क्या कहा गया, शूद्र बताया गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने देखा कि पहला मौर्य शासक था, मौर्य वंश के क्षत्रियों के सरदार पिता हुआ करते थे, और इन्हें क्या किया गया, ब्राह्मण ग्रंथों में इन्हें क्या बताया गया, तो इन्हें शूद्र बताया गया है। अब बात करें अगर हम पुराणों की, तो पुराणों में क्या है कि नंदों को शूद्र माना गया है, और इसके बाद में जो चंद्रगुप्त है इसको नंद की पत्नी मुरा से उत्पन्न माना गया है। ऐसे में चंद्रगुप्त को भी शूद्र माना गया है, किसमें, पुराणों में। अगर हम बात करें यूनानी लेखक जस्टिन, इसने क्या किया है, चंद्रगुप्त को निम्न कुल का बताया है। स्पूनर ने इसे पारसी माना है। रोमिला थापर ने मौर्यों को वैश्य बताया है। तो ये हो गई बात इनके ओरिजन और वर्ण के बारे में। अब चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण और जो प्रशासन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीजें, वो मैं एक एक आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, पॉइंट वाइज आप समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों होता क्या है, चंद्रगुप्त के जो राज्यारोहण की तिथि है वो मानी जाती है 322 ईसा पूर्व। 28 फरवरी 1793 में जो सर विलियम जोन्स है, इन्होंने सबसे पहले उपरोक्त नामों का जो समीकरण था वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में बिठाया था। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे 1793 की, तो जो सर विलियम जोन्स रहे हैं, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि जो ये चंद्रगुप्त मौर्य है, इसके नामों का जो समीकरण, इसके जो तमाम सारे नाम मिलते हैं, उन नामों को क्या किया था इसने, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में उनका समीकरण बिठाया हुआ था। कहीं पर इसका नाम चंद्र मिलता है, तो और पहली बार जो था वो विलियम जोन्स ने बताया कि ये जो चंद्र नाम के शासक का उल्लेख मिल रहा है, ये यही चंद्रगुप्त मौर्य है जो मौर्य वंश का संस्थापक है। बात करें इसके साम्राज्य विस्तार की, तो जैनों का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, कौन वो ग्रंथ है, वो है परिशिष्ट पर्वन, और जैनों के परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ में ही 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो अब बात करें अगर हम जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन, तो इसके अनुसार जो कौटिल्य था, इसने भूगर्भ से प्राप्त धन से चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक सेना का निर्माण किया हुआ था। तो जो जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन, वो क्या कहता है कि जो मंत्री रहा, इनका सेनापति रहा चाणक्य या कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य का, इसने जमीन में गड़ा हुआ धन कहीं से प्राप्त किया, पाया, इसे मिला, और उस धन से इसने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक सेना का निर्माण किया हुआ था। चंद्रगुप्त तथा कौटिल्य ने सबसे पहले 322 ईसा पूर्व में पंजाब पर आक्रमण किया और यहाँ के यूनानी गवर्नर फिलिप की हत्या कर दी। तो जो सबसे पहला आक्रमण था, प्रश्न यहाँ से ये बनेगा कि जो सबसे पहला आक्रमण था वो कहाँ पर किया गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने मिल करके 322 ईसा पूर्व में सबसे पहला आक्रमण जो अपना किया हुआ है, वो किया हुआ है पंजाब पर। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि एक यूनानी गवर्नर था जिसका नाम था फिलिप, उस फिलिप की इन्होंने क्या कर दी, आक्रमण करके वहां पर हत्या कर दी। पंजाब विजय चंद्रगुप्त मौर्य की पहली विजय थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे बिल्कुल भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। पहला आक्रमण पंजाब पर किया और पंजाब पर ही जो इनकी विजय हुई वो इनकी पहली विजय थी। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की पहली विजय थी पंजाब विजय। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पंजाब के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने 321 बीसी में मगध पर आक्रमण किया और इसे जीत लिया। तो 322 में जैसे ही इन्होंने पंजाब को जीता, उसके बाद में 321 ईसा पूर्व में इन्होंने मगध पर आक्रमण किया और मगध को क्या किया, इन्होंने जीत लिया। तो मगध को जैसे ही जीता, अब ये मगध पर आसीन हो गए और मगध पर इस समय जो अंतिम नंद शासक था जिसका नाम था घनानंद, इसका शासन था। तो अंतिम जो नंद वंश का शासक था वो कौन था, वो था घनानंद। और इसी घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य और जो कौटिल्य थे, दोनों ने मिलकर के क्या किया था, मगध को जीत लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी और महत्वपूर्ण विजय कौन थी, वो थी मगध की विजय। जो पहली विजय थी वो विजय थी इनकी पंजाब पर। आगे बढ़ करके देखते हैं दोस्तों, तो 305 बीसी में सिकंदर का जो सेनापति था और सीरिया के शासक सेलुकस ने सिकंदर द्वारा पूर्व में विजित भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। क्या हुआ कि जो भी क्षेत्र थे जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते थे, तो जो सिकंदर का सेनापति था और जो सीरिया का तत्कालीन शासक था सेलुकस, इसने क्या किया, वो जो सिकंदर द्वारा जो पहले जीते गए क्षेत्र थे उन पर क्या किया, उन भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। सेलुकस तथा चंद्रगुप्त के मध्य में सिंधु नदी के किनारे एक युद्ध हुआ। तो दोस्तों जब सेलुकस आक्रमण करता है भारत में, तो सिंधु नदी के किनारे सेलुकस और चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त के बीच में हमें युद्ध देखने को मिलता है। इस युद्ध में सेलुकस बुरी तरह से पराजित होता है। तो ये तीसरी बड़ी विजय हमें दिखाई देती है जो सेलुकस के खिलाफ चंद्रगुप्त प्राप्त करता है। और इसके बाद में इसने चंद्रगुप्त मौर्य से एक अपमानजनक संधि थी वो करनी पड़ी थी। तो ये कुल मिलाकर के मौर्य साम्राज्य में पहले शासक के साथ में घटनाक्रम रहा। और इसमें जब ये हारा तो एक अपमानजनक संधि करी। और इस संधि की शर्तें क्या थी? इस संधि की शर्तें थी कि पहले तो सेलुकस ने अपनी पुत्री जो इसका हेलेना या फिर कार्नेलिया जिसका नाम था उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर दिया। दूसरी इस शर्त के अनुसार क्या किया कि सेलुकस ने अपने 4 राज्य जिसमें से कौन था? काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान, ये 4 बड़े हिस्से चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़े। कौन कौन सा? काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान, ये 4 बड़े हिस्से देने पड़े। अपनी बेटी का विवाह करना पड़ा, पहली बात। दूसरी बात क्या करना पड़ा कि उसको जो 4 इसके बड़े राज्य के हिस्से थे, चाहे वो काबुल रहा हो, कंधार रहा हो, हेरात रहा हो या फिर बलूचिस्तान रहा हो, इनको भी चंद्रगुप्त मौर्य को उसे देना पड़ा था। इसके अलावा चंद्रगुप्त तथा सेलुकस के मध्य में राजनयिक संबंध स्थापित हो गए। इसके बाद में इनके बीच में क्या हुआ? एक डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। और जो एक यूनानी राजदूत था जिसका नाम था मेगस्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी जो एक साहित्यिक स्रोत है, महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने का, इसको क्या किया? चंद्रगुप्त के राज दरबार में भेज दिया और ये यहाँ पर आकर के रहने लगा। आगे अगर हम बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई है वो मैसूर के श्रवण बेलगोला में हुई है, जहां पर उसने क्या किया था? चंद्रगिरी पर्वत था वहां पर उसने चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई वो मैसूर के श्रवण बेलगोला में जो चंद्रगिरी पर्वत पर हुई थी। इससे भी दक्षिण में साम्राज्य विस्तार की जानकारी होती है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु मैसूर श्रवण बेलगोला में जाकर के होना ये दर्शाता है कि जो दक्षिण का बड़ा हिस्सा था वो भी मौर्य वंश के अंतर्गत ही आता था। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें एक उल्लेख मिलता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक महत्वपूर्ण अभिलेखी साक्ष्य है। ऐसे में रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख को याद रखना है। इसमें उल्लेख किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो गवर्नर था पुष्यगुप्त, इसने क्या किया था कि जो पुष्यगुप्त वैश्य था इसने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया हुआ था। सुदर्शन झील से 8 या 9 बार क्वेश्चन पूछा गया बड़ी परीक्षाओं में। जिन लोगों ने भी प्रीवियस ईयर पढ़ा वो लोग इस चीज से भली भांति वाकिफ होंगे। फिर इसका पुनर्निर्माण करवाया गया जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है इससे पता चलता है कि जो मौर्य वंश के समय में गवर्नर था पुष्यगुप्त वैश्य, इसने क्या किया था कि जो सौराष्ट्र प्रांत था वहां पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया हुआ था। बाद में अगर हम बात करें तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इसी में बताया गया है कि जो अशोक का गवर्नर था तुषास्प, इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया हुआ था। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ये एकमात्र ऐसा अभिलेखी साक्ष्य है जहां पर चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का नाम एक साथ में दिखाई देता है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसकी क्या महत्व है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये आप समझ ही गए होंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम एक साथ ये ऐसा अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जिसमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण जानकारियां कि इसी जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो पुष्यगुप्त था इसने क्या किया था कि सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और फिर अशोक के समय में क्या हुआ था? तुषास्प ने इसी सुदर्शन झील का क्या करवाया हुआ था? पुनर्निर्माण करवाया हुआ था। अब मौर्य वंश से जुड़े हुए हम अभी और कुछ फैक्ट है इंपॉर्टेंट जो देख लेते हैं जो हमारे रिलेटेड होंगे। किससे? तो जो हमारे रिलेटेड होंगे चंद्रगुप्त मौर्य से। तो बात करें अगर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम आगे, तो जो जैनाचार्य भद्रबाहु थे इनसे प्रभावित होकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसने जो जैन आचार्य भद्रबाहु थे, स्थूल भद्र और भद्रबाहु हमने देखा था। तो भद्रबाहु जो होते हैं वो क्या करते हैं? चले जाते हैं। इनके जो क्या होता है कि जो जैन धर्म होता है आपने देखा वो श्वेतांबर और दिगंबर में बंट जाता है। तो जो स्थूल भद्र होते हैं इनके जो अनुयायी होते हैं वो श्वेतांबर कहलाते हैं और जो भद्रबाहु होते हैं इनके जो अनुयायी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो दिगंबर कहलाते हैं। तो जो भद्रबाहु थे इनसे प्रभावित होकर के ही जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में क्या किया था? जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, जैन रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये हो गई बात कुल मिलाकर के चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मैं आपको अब एक बार समझाने के लिए फिर से रिवाइज करा देता हूं तो आपको सारी जो चीज़ें होंगी वो क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जहां पर बात आई थी, पहला मौर्य वंश का शासक रहता है और इसी के समय में मौर्य वंश की स्थापना होती है। और इसके अलावा इनके जो महामंत्री होते हैं, इनके जो सेनापति होते हैं चाणक्य या कौटिल्य, इनके साथ में मिल करके पहली पंजाब विजय करते हैं। पंजाब विजय के बाद में फिर मगध की विजय करते हैं। अंतिम शासक जो नंद वंश का घनानंद होता है उसको हराते हैं। इसके बाद में फिर
इनका जो यूनानी शासक होते हैं उनके साथ में इनका जो सिकंदर का सेनापति सीरिया का जो शासक होता है सेलुकस, इसके साथ में युद्ध होता है। फिर ये इसको पराजित करते हैं और बड़ी अपमानजनक संधि करनी पड़ती है। कार्नेलिया का विवाह इनके साथ करता है। और इसके अलावा जो बड़े 4 बड़े प्रांत होते हैं, चाहे वो काबुल हो, चाहे वो कंधार हो, इसके अलावा चाहे वो हेरात हो, तो ये जो बड़े 4 प्रांत होते हैं, ये बड़े 4 प्रांत जो क्या किए जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़ते हैं इन्हें। इसके बाद में अपने अंत समय में क्या करता है, भद्रबाहु से प्रभावित होकर के चंद्रगुप्त जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है और श्रवण बेलगोला मैसूर में फिर इसकी मृत्यु होती है। वहां पर जाकर के ये संथारा ले लेता है और वहां पर जाकर के ये मृत्यु को प्राप्त होता है। अब बात आती है इसके बाद में इसके उत्तराधिकारी की, जिसका नाम है बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो हमें अगला शासक देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है बिंदुसार। बिंदुसार कौन होता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है और सम्राट अशोक का पिता होता है। यानी कि जो अशोक था वो किसका बेटा था, वो बेटा था बिंदुसार का। और बिंदुसार किसका बेटा है, ये बेटा है चंद्रगुप्त मौर्य का। तो उम्मीद है आपको यहाँ से पूरी हेरेडिटी यानी कि पूरा जो इनकी वंशावली है ये भी अच्छे से याद हो जाएगी। तो बिंदुसार की अगर हम बात करें तो 298 से 273 ईसा पूर्व हमें इसका शासनकाल दिखाई पड़ता है। यूनानी इतिहासकारों ने जो बिंदुसार है इसको अमित्रोचेटस कहा है। परीक्षाओं में कई बार ये पूछा जाता है कि किन जो यूनानी लेखक हैं उन्होंने किस शासक को अमित्रोचेटस कहा है, तो वो है हमारा बिंदुसार। संस्कृत में इसका अर्थ होता है अमित्रघात अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला। तो जो बिंदुसार है इसे शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया। क्यों? क्योंकि इसे संस्कृत में अमित्र घात कहा गया और इसका असली नाम था बिंदुसार, जो 298 से 273 ईसा पूर्व इसका शासन हमें देखने को मिलता है। और चंद्रगुप्त जो मौर्य होता है ये इसका पुत्र होता है। अब अगर हम आगे बात करें तो जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, जिसका नाम है परिशिष्ट पर्वन। तो अगर आप हम बात करेंगे परिशिष्ट पर्वन में तो वहां पर इसमें जो इसका बिंदुसार है इसका नाम बिंदुसार परिशिष्ट पर्वन में हमें देखने को मिलता है। तो जो बिंदुसार नाम है ये हमें कहाँ से देखने को मिलता है, ये हमें परिशिष्ट पर्वन से देखने को मिलता है। इसके अलावा एक प्रमुख धर्म ग्रंथ है दिव्यावदान। इसके अनुसार जो उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, इसमें बिंदुसार के समय में 2 विद्रोह देखने को मिलते हैं। तो जो दिव्यावदान है ये बताता है कि इसकी राजधानी जो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी वहां पर बिंदुसार के समय में 2 विद्रोह दिखाई पड़ते हैं। ये बात हमें पता चलती है दिव्यावदान से। तो दोस्तों परिशिष्ट पर्वन हो गया, दिव्यावदान हो गया, इन धर्म ग्रंथों का महत्व इसलिए है क्योंकि ये प्रमुख साहित्यिक साक्ष्य जहां से हमें मौर्य वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। इसके समय में क्या होता है कि जैसे वहां पर हमने देखा था मेगास्थनीज को जो एक संबंध राजनीतिक संबंध स्थापित किए गए थे, मेगास्थनीज आया था, उसी का पालन करते हुए जो सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम होता है ये अपने राजदूत जो डाइमेकस होता है इसको बिंदुसार के दरबार में भेज देता है। तो डाइमेकस किसके दरबार में रह रहा था, ये डाइमेकस रह रहा था बिंदुसार के दरबार में। आगे अगर हम देखें तो जो यूनानी लेखक है एथेनियस, इसके अनुसार बिंदुसार ने पत्र व्यवहार के माध्यम से एंटियोकस से 3 चीजें मंगाई थी। उसमें पहली चीज थी अंगूरी मदिरा, दूसरी थी अंजीर और तीसरी थी एक यूनानी दार्शनिक। तो इसमें होता यह है कि वो पहली 2 चीजों को भिजवा देता है एंटियोकस, लेकिन दार्शनिक को यह कहकर के भेजने से मना कर देता है कि हमारे यहाँ यूनानी जो कानून है उनके अनुसार दार्शनिकों का जो व्यापार है या उनका आदान प्रदान है ये अलाउड नहीं है, ये क्रय विक्रय इनका नहीं किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में बात आती है मिस्र नरेश जो होते हैं हमारे फिलाडेल्फस टालमी फिलाडेल्फस, ये क्या करते हैं कि अपना राजदूत डायनिसियस बिंदुसार के दरबार में भेजते हैं। तो 2 महत्वपूर्ण राजदूतों की अगर हम बात करें तो डायनिसियस एक राजदूत होता है जो किसके बिंदुसार के दरबार में रहता है, और ये किसका राजदूत होता है, ये होता है मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय का राजदूत। इसके अलावा अभी हमने देखा था किसको कि वो थे सीरिया के शासक एंटियोकस जिनके समय में डाइमेकस यहाँ पर रह रहा था। तो डाइमेकस, दोनों के नाम एक जैसे हैं तो याद रखने में कोई खास समस्या नहीं आनी चाहिए। और डाइमेकस और डायनिसियस दोनों बिंदुसार के दरबार में रहते थे। बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस और डायनिसियस रहते थे। डाइमेकस किसका राजदूत था, ये था एंटियोकस का, और ये था फिलाडेल्फस का, कौन, डायनिसियस। तो BDD, तो बिंदुसार के दरबार में कौन कौन रहता था, डाइमेकस रहता था और इसके अलावा कौन रहता था, और डायनिसियस रहता था। अब एक महान शासक की बात आती है अशोक, बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र की बात आती है जिसका नाम है अशोक। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और उसके बाद जिसकी बात आती है वो आती है बात अशोक की।
273 से 232 ईसा पूर्व हमें अशोक का शासनकाल देखने को मिलता है। अशोक की अगर हम बात करें तो बिंदुसार की 16 रानियां थीं, जिनमें से 101 पुत्र थे और अशोक भी इनमें ऐसे एक था। और ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने 101 जो भाई थे, उसके टोटल जो कुल मिलाकर के 101 पुत्र थे, उनमें से 100 या 99 भाइयों की हत्या की थी। इसके बाद में स्वयं को सिंहासनारूढ़ किया हुआ था। और ये जो बौद्ध अनुश्रुतियां हैं, इनके अनुसार ऐसा माना जाता है। तो अशोक जो है, अशोक बिंदुसार का पुत्र है। अभी तक तो यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखते हैं अब क्या होता है। तो अशोक जो होता है वो अशोक वदन, वो जो वदान माला है, इसमें अशोक की माँ का नाम सुभद्रांगी बताया गया है। अशोकावदान माला जो एक पुस्तक है, उसमें क्या किया गया है, ग्रंथ है अशोकावदान माला। इसमें जो अशोक की माँ है, इसका नाम क्या बताया गया, तो इसकी माँ का नाम सुभद्रांगी बताया गया है। बात करें अगर हम आगे, तो बौद्ध ग्रंथों में अशोक की कई पत्नियों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि असंगमित्रा, महादेवी, पद्मावती, है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो तिस्रक्षिता, ये तमाम सारी इसकी पत्नियों का नाम हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अशोक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। यहाँ से बिल्कुल ध्यान लगा करके आप सुनते चले जाइए। अशोक का एक इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख मिलता है। इसमें अशोक की एक रानी करुवाकी का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अशोक का जो इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख है, यहाँ पर इसके एक पुत्र है इसका, जिसका नाम है तीवर, इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। देवा नाम प्रियदर्शी जो अशोक का सर्वाधिक लोकप्रिय नाम है, ये इसकी सबसे ज्यादा लोकप्रिय उपाधि थी, वो क्या थी, देवा नाम प्रियदर्शी। अशोक का नाम अशोक उसके 4 अभिलेखों में मिलता है। एक अभिलेख गुर्जरा से मिला है जो है मध्य प्रदेश में, मस्की जो है कर्नाटक में, नेतुर जो है कर्नाटक में, और उडेन गोलन जो है कर्नाटक में। ये 4 अभिलेख है जहां पर अशोक का नाम अशोक मिला हुआ है। कौन सा, गुर्जरा, मस्की, नेतुर और उडे गोलन। ये चारों नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये 4 महत्वपूर्ण अभिलेख है जहां से अशोक का नाम हमें अशोक देखने को मिलता है। इलाहाबाद का जो कौशाम्बी अभिलेख है, वहां पर उसके एक पुत्र का जो हमें वर्णन है देखने को मिलता है। उसी कौशाम्बी अभिलेख में उसकी एक रानी का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और जो देवा नाम प्रियदर्शी है, ये इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध उपनाम में देखने को मिलता है। 1915 में मस्की का जो लघु शिलालेख था, इसमें अशोक का नाम पढ़ा गया था सबसे पहले। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कौन से अभिलेख में अशोक का नाम पढ़ा गया, तो वो था हमारा मस्की का अभिलेख जो हमें मिला था कर्नाटक में, और 1915 में सबसे पहले यहीं पर इसका नाम अशोक पढ़ा गया था। इसके आगे अगर हम बात करें, तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, 8 वर्ष बाद में 261 बीसी में कलिंग को विजय किया हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अशोक ने अपने राज्यारोहण के कितने साल बाद में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, तो वो था 8 साल बाद। जब 8 साल बीत गए थे, उसके बाद में अशोक ने कलिंग पर विजय को प्राप्त किया हुआ था। और अशोक ने कलिंग विजय की जानकारी जो है इसके किस अभिलेख से मिलती है, ये मिलती है 13वें अभिलेख से। 13वां दीर्घ शिलालेख है, एक दीर्घ शिलालेख है जिसमें अशोक की कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। और इससे जीता कब था उसने, तो अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष में कलिंग को जीता था। तो ये बात चल रही है हमारे बिंदुसार के पुत्र अशोक के बारे में। आगे अगर हम देखें, तो कलिंग विजय के पश्चात में अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था, बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। थोड़ी देर पहले भी आपको याद होगा, जो इसका दादा था यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसने क्या किया था, भद्रबाहु से प्रभावित होकर के क्या किया था, जैन धर्म स्वीकार किया था। लेकिन अशोक क्या करता है, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है कलिंग विजय के पश्चात में। 8वें वर्ष कलिंग विजय की थी, और 13वें अभिलेख से यह पता चलता है कि अशोक ने कलिंग पर अपनी विजय को प्राप्त किया हुआ था। ह्वेन-सांग के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो किसने दीक्षित किया था, वो था उपगुप्त। कहता कौन है ये बात, ये कहता है ह्वेन-सांग, ये बात कहता है। अब बात आती है मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन के बारे में। तो अगर हम केंद्रीय प्रशासन को देखेंगे, तो जो कौटिल्य का एक सप्तांग सिद्धांत हमें दिखाई देता है, जिसके आधार पर पूरी मौर्य प्रशासन जो प्रणाली थी वो कार्य करती थी। मौर्यों के केंद्रीय प्रशासन, अब इसमें कुछ प्रमुख अध्यक्ष होते थे जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। जैसे शुल्काध्यक्ष, शुल्क जहां शब्द आ गया तो हम समझ सकते हैं कर, व्यापार या फिर चुंगी से रिलेटेड होगा। इसके बाद में आती है बात पौतवाध्यक्ष। ये पौतवाध्यक्ष जो होता था, ये माप तौल संबंधी अधिकारी होता था। इसके अलावा अगर बात करें हम सूत्राध्यक्ष के बारे में, तो ये वस्त्र उद्योग से जुड़ा हुआ मंत्री हुआ करता था। सूनाध्यक्ष की बात करेंगे तो ये क्या होता था, चर्म उद्योग या फिर जो बूचड़ खाने हुआ करते थे उनसे रिलेटेड हुआ करता था। यहाँ पर हमारे लिए जो पौतवाध्यक्ष है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में बात करें तो लक्षणाध्यक्ष जो टकसाल का अध्यक्ष होता था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, एक पौतवाध्यक्ष याद रखना है जो माप तौल को नियंत्रित करने वाला मंत्री था। दूसरा आपको याद रखना है लक्षणाध्यक्ष जो टकसाल का अध्यक्ष हुआ करता था। मौर्य काल की अगर सैन्य व्यवस्था
व्यवस्था की बात करें तो यूनानी जो इतिहासकार है वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि चंद्रगुप्त की सेना में करीब 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 अश्वारोही और 9,000 हाथियों की सेना थी, जिसमें 8,000 रथ सेना भी शामिल हुआ करती थी। बात करें मेगास्थनीज ने तो इसने सेना की देखरेख के लिए एक अलग विभाग की बात कही है, जिसमें 30 सदस्य हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर के मौर्यों के समय में हमें एक मजबूत प्रशासन प्रणाली दिखाई पड़ती है। गुप्तचर व्यवस्था में देखेंगे तो अभी हमें देखने को मिलेगा क्या होता है कि गुप्तचर व्यवस्था में संस्था और संचरा, तो दो प्रकार के हमें गुप्तचर देखने को मिलते हैं। संस्था उन गुप्तचरों को कहा जाता था जो एक स्थान पर रहते थे, और संचरा उन गुप्तचरों को कहा जाता था जो क्या किया करते थे, इधर उधर घूम घूम करके गुप्तचरी का कार्य किया करते थे। न्याय व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन, मौर्य प्रशासन में सबसे बड़ा न्यायालय जो था वो राजा का केंद्रीय न्यायालय हुआ करता था। तो जो न्याय प्रशासन की बात करें तो राजा ही न्याय का जिस प्रकार प्रमुख दिखाई देता है हमें कि वो प्रमुख हुआ करता था। राजस्व व्यवस्था में बात करें तो जो मौर्य काल में वित्तीय वर्ष होता था वो आषाढ़ से ज्येष्ठ तक हुआ करता था। भाग की बात करेंगे तो स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से लिया जाने वाला जो कर था वो कहलाता था भाग। अशोक ने क्या किया था, लुम्बिनी का जो भाग था यानी कि लुम्बिनी का जो कर था वो घटा करके क्या कर दिया था, 1/8 यानी कि 1/8 भाग कर दिया था। ये फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है राजस्व व्यवस्था से। क्या मौर्य काल में वित्तीय जो वर्ष था वो आषाढ़ से ज्येष्ठ तक हुआ करता था। भाग की बात करें तो जो स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसान थे उनसे ये कर लिया जाता था। अशोक ने जो लुम्बिनी का कर था उसको घटा करके 1/8 कर दिया था, 1/8 भाग कर दिया था। बिक्री कर की बात करें तो दो प्रकार के कर होते थे, एक होता था हिरण्य कर और दूसरा होता था उदक कर। हिरण्य कर जो होता था ये क्या होता था, ये नगद के रूप में लिया जाता था, जबकि जो उदक कर हुआ करता था ये क्या हुआ करता था, ये सिंचाई कर हुआ करता था। कर व्यवस्था से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो करों से जुड़े हुए जो भी फैक्ट है वो आप याद रखिएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूं, जो बिक्री कर था इसमें हिरण्य कर था जो नगद के रूप में लिया जाता था, और उदक भाग था जो क्या किया जाता था, सिंचाई कर के रूप में लिया जाता था। अब बात करेंगे हम नगर प्रशासन के बारे में। तो मौर्यकालीन नगर प्रशासन की जो सबसे ज्यादा अच्छी जानकारी है वो हमें इंडिका से मिलती है। मेगस्थनीज ने नगर प्रशासन के संबंध में पोलीबोथ्रा यानी कि पाटलिपुत्र का विवरण दिया हुआ है। मेगस्थनीज के अनुसार नगर के प्रमुख अधिकारी जो एस्ट्रोनोमोई होते थे ये हुआ करते थे। ये बता रहा है कौन, मेगस्थनीज बता रहा है। इसके अलावा प्रशासन की और भी तमाम चीजें थी। अब अशोक के अभिलेख से जुड़े हुए प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो हम अशोक के अभिलेख से जुड़ी हुई चीजों को यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो अशोक के अभिलेख थे इनकी जो सबसे पहली खोज थी वो किसने की थी, वो उसका नाम था टिफेन थैलर। तो जो टिफेन थैलर था इसने सबसे पहले अशोक की अभिलेखों की खोज की थी, और ये एक पादरी था जिसने 1750 में ये खोज की हुई थी। बात करें अगर इसके अभिलेखों को पढ़ने में तो जेम्स प्रिंसेप जो था उसने सबसे पहले 1837 में इन्हें पढ़ा था। दिल्ली टोपरा अभिलेख जो है इसने इसको पढ़ा था, किसने, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। तो अशोक के अभिलेखों की खोज सबसे पहले की टिफेन थैलर ने, और सबसे पहले जिसने इसे पढ़ा उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। 1837 में किसको पढ़ा इसने, तो जो दिल्ली टोपरा अभिलेख है इसको इसने पढ़ा हुआ था। अशोक के अभिलेखों की अगर मूल भाषा की आप बात करेंगे तो वो भाषा है प्राकृत, ठीक है। इसके अलावा अगर अशोक के अभिलेखों में जो लिपियों की आप बात करेंगे तो 4 लिपियों का प्रयोग हमें दिखाई देता है, किसकी, ब्राह्मी लिपि की, खरोष्टी लिपि की, आरमाइक लिपि की और यूनानी लिपि की। दोस्तों क्या हुआ ना, क्योंकि इसका शासन जो था वो काबुल कंधार वहां तक फैला हुआ था, तो जहां पर जिस प्रकार की भाषा चलती थी वहां पर उसने उस प्रकार की लिपि का प्रयोग किया हुआ है। अशोक के अभिलेखों का अगर आप वर्गीकरण करेंगे तो आपको दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, दीर्घ स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख और अन्य शिलालेख आपको दिखाई देंगे। दोस्तों क्या होता था, जो बड़े शिलालेख होते थे वो शिलापट पर लिखे जाते थे, तो लघु और बड़े शिलालेख आप समझ गए। स्तंभ लेख का तात्पर्य यह होता है कि जो किसी स्तंभ पर लेख को लिखा जाता था, तो दोनों में बड़े छोटे होते थे, शिलालेखों में भी और स्तंभ लेखों में भी। और इसके अलावा अन्य लेखों की अगर हम बात करें तो वो भी इसके पाए जाते हैं। तो इस प्रकार 5 प्रकार से हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। पाकिस्तान से जो प्राप्त शिलालेख है इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा खरोष्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पाकिस्तान से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है इसकी भाषा क्या है, इसकी भाषा है खरोष्टी। जो भाब्रू लघु शिलालेख है इसमें अशोक द्वारा बौद्ध धर्म में आस्था व्यक्त किए जाने का उल्लेख है। किस 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 शिलालेख में है, वो है हमारा भाब्रू का लघु शिलालेख। भाब्रू का जो लघु शिलालेख है वो बताता है अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था थी। भाब्रू के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा हुआ है। बात करें अगर हम द्वितीय शिलालेख में, तो यहाँ पर अशोक द्वारा अपने राज्य में और पड़ोसी राज्यों में
मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा के प्रबंध कराए जाने का उल्लेख किया है। कौन से? जो द्वितीय दीर्घ शिलालेख है, दूसरा इसका जो दीर्घ शिलालेख है, उसमें इसने लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए व्यवस्था किए जाने की बात को कहा हुआ है। रुक्मिणदेही स्तंभ लेख है, यहाँ पर अशोक द्वारा बलि नामक कर को समाप्त करने और भूमिकर को घटा करके 1/8 करने का उल्लेख हमें दिखाई देता है। किसमें? रुक्मिणदेही के अभिलेख में। क्या करता है ये? सबसे पहला काम ये करता है, बलिकर नामक कर जो होता है वो हटा देता है, और जो कृषि कर होता है, भूमि कर होता है, इसको घटा करके 1/8 भाग कर देता है। बात करें अगर इलाहाबाद कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख की, तो इसे रानी का अभिलेख कहा गया। किसे? इलाहाबाद और कौशाम्बी जो लघु स्तंभ लेख है, इसे रानी का अभिलेख कहा गया है। प्रथम जो पृथक अभिलेख है, इसमें अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। 5वें दीर्घ शिलालेख में अशोक द्वारा अपने अभिषेक के 13वें वर्ष में धर्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति किए जाने का उल्लेख बताई देता है, और इसी जो 13वें शिलालेख से ही इसके कलिंग विजय का भी उल्लेख हमें दिखाई देता है। 13वें दीर्घ शिलालेख में कलिंग लेख का युद्ध का वर्णन है जो यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद बात आएगी मौर्य साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था के बारे में, फिर बात आएगी आर्थिक इनके जीवन के बारे में, कृषि उद्योग व्यापार धंधे इन चीज़ों के बारे में, तमाम सारी प्रथाओं के बारे में, और ये जो चीज़ें होंगी फिर मुद्रा संबंधी चीज़ें जो हैं, कला संबंधी जो चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो हम अगली क्लास में, जब अगला हमारा क्लास आएगा तो जो मौर्य वंश से जुड़ी हुई बाकी सारी चीज़ें बच रही हैं उनके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। शाम 8 बजे की लाइव क्लास के जो सभी प्रश्न होंगे वो आज की इसी क्लास से रिलेटेड होंगे, तो एक बार फिर से रिपीट करके देख करके इसके अच्छे से नोट्स आप बना लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आज की क्लास से आप सभी लोग जुड़े तो बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। शाम 8 बजे लाइव क्लास में फिर से आप सबसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।